साउथगेट एक और प्रसिद्ध इतिहासकार, उन्होंने कहा कि 18वीं सदी में इंग्लैंड का व्यापार लगातार बढ़ रहा था और बढ़ ही नहीं रहा था, उनके फिनिश प्रोडक्ट्स की, बने हुए माल की मांग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह हमने देखा प्रारंभ से कि औद्योगिक क्रांति क्या है, कैसे है। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं एक तरीके से पुनरावृत्ति के लिए, तो हम ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो भाग 1 के तहत, और ख्याल रखें आधुनिकीकरण की ओर, इस इकाई का नाम आधुनिकीकरण की ओर है। और आधुनिकीकरण की ओर में इस अध्याय में दो तरह की क्रांतियां मूल रूप से हम देखते हैं, एक तो राजनीतिक क्रांति और दूसरा औद्योगिक क्रांति। तो आधुनिकीकरण का संबंध जो है, इसका अर्थ ये हुआ कि इन क्रांतियों से है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये क्रांतियां जो हैं ये आधुनिकीकरण की ओर विश्व को ले जाती हैं, आधुनिकीकरण की ओर संबंधित देशों को ले जाती हैं, और उन संबंधित देशों के प्रभाव से फिर विश्व प्रभावित होता है और पूरी दुनिया फिर 17वीं शताब्दी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती है, जिसमें औद्योगिक क्रांति की भूमिका बहुत अहम है। आधुनिकीकरण की ओर का ये जो इकाई है, इस इकाई का बहुत गहन संबंध है पिछली इकाई से, जिसका संबंध था, जिसका शीर्षक था एक तरीके से मध्यकालीन एवं प्रारंभिक विश्व, जिसमें हमने सामंतवाद, कई घटनाओं का अध्ययन किया था। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, नई दुनिया की खोज आदि आदि, और इनके बारे में हमने जाना था और देखा था कि मध्यकाल में ये सब क्या गतिविधियां हो रही थीं। क्या ये इन्हीं सब गतिविधियों का परिणाम था जिसने आधुनिकीकरण की दिशा में यूरोप को मोड़ दिया था? ये हमें देखना है, ये हमें सोचना है। और जैसा मैंने कहा कि आधुनिकीकरण के दो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो थे, एक तो राजनीतिक क्रांतियां और एक औद्योगिक क्रांतियां, तो इकाई 4 जो है वो हमें इस आधुनिकीकरण से संबंधित किसी अध्याय, किसी विषय को पढ़ने के लिए विवश करती है, और वो विषय है औद्योगिक क्रांति, और वो काल है 18वीं से 20वीं सदी, यानी लगभग पिछली सदी तक का काल आधुनिक काल कहलाता है। इसी काल में हम एक आधुनिक विश्व को निर्माण करने वाली जो घटनाओं का हम जिक्र करते हैं, उसमें अफ्रीका का दास व्यापार, दक्षिणी अफ्रीका में हुई घटनाएं, यूरोप में कुछ तरह के आंदोलन, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आदि आदि, ये सब बिंदु इसमें आते हैं। राजनीतिक क्रांतियां और औद्योगिक क्रांति, इसमें इस अध्याय में औद्योगिक क्रांति को छुआ गया है। और फिर मैं बता दूं कि औद्योगिक क्रांति को आपको तीसरी इकाई से जोड़ना है। एक तरीके से वो कंटिन्यूएशन है, एक तरीके से निरंतरता है, उसमें सततता है। औद्योगिक क्रांति का काल 17वीं से लगभग 20वीं सदी तक मानते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं ब्रिटेन की भूमिका। शुरुआत जो हुई थी वो ब्रिटेन से कहीं हुई थी, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है, और मूल रूप से जो औद्योगिक क्रांति के जो तत्व थे, जो क्षेत्र थे, उसमें कोयला, लोहा, सूती उद्योग और रेलवे आदि थे। इस पर अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि आखिर ब्रिटेन में क्यों हुआ, और ब्रिटेन में क्यों हुआ इसको भी लेकर कुछ बातें हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा और गहराई से जाएंगे। ब्रिटेन चूंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत खास जगह पर स्थित था, भौगोलिक दृष्टि उसके लिए बहुत मायने रखती है, तो इसलिए ब्रिटेन इस तरह के क्रांतिकारी आंदोलन में, इस तरह की क्रांति में एक तरीके से अगुआ बना। और अगुआ बनने के साथ ही साथ इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी शुरुआत वहाँ हुई। शुरुआत के बाद चूँकि ब्रिटेन का एक एम्पायर था,
एक साम्राज्य था, विस्तृत साम्राज्य था, इसलिए उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और अन्य देशों पर पड़ने का परिणाम कि पूरा यूरोप, पूरा विश्व एक तरीके से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगा। मध्यकाल से आधुनिकीकरण, और इसमें जो प्रमुख तत्व थे जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, कोयला, लोहा, वस्त्र उद्योग और उसके साथ ही साथ कुछ आविष्कार। इन आविष्कारों का हम बाद में विस्तार से थोड़ा वर्णन करेंगे कि ऐसे क्या क्या आविष्कार थे जिन्होंने इस औद्योगिक क्रांति में अहम भूमिका निभाई और जो औद्योगिक क्रांति का कारण बने। ब्रिटेन के नक्शे को एक बार और हम देखें, क्योंकि इस अध्याय में जैसा मैंने प्रारंभ से ही कहा है, ब्रिटेन हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु है। औद्योगिक क्रांति और ब्रिटेन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात करते हैं, ये तीनों नाम लगभग एक ही देश के लिए होते हैं, तो उसका जैसे मैंने बताया 4 भाग हैं या 3 मूल रूप से हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, इसको यदि संक्षिप्त में बताया जाए तो पहला है राजनीतिक स्थायित्व और सुदृढ़ता। उसके बाद दूसरा है इन तीनों क्षेत्रों में जो अलग अलग थे, अलग अलग होते हुए भी यहाँ पे कानून एक ही था। मौद्रिक अर्थव्यवस्था भी एक जैसी थी, यानी जो करेंसी चलती थी वह सर्वमान्य थी। बाजार खुला बाजार की प्रथा थी, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर कोई कर नहीं लगता था। और इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। इन सब के ऊपर जो सबसे अहम बिंदु था, जिसने औद्योगिक क्रांति के समय प्रारंभ हुए उद्योगों को रॉ मटेरियल दिया, कच्चा माल दिया, वह था ब्रिटेन की उपनिवेशवादी नीति। ये ब्रिटेन में क्यों के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन स्वयं में एक ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं था। यदि ब्रिटेन तक सीमित रहता तो ब्रिटेन के सामने समस्या होती है कि उन उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से आया जाए, खासकर कपास। और फिर यदि इतना निर्माण किया जाए, उत्पादन किया जाए, तो उनको खपाया कहाँ जाए। खपाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, खपाने के लिए बाज़ार चाहिए, मार्केट चाहिए। इंग्लैंड की जनसंख्या इतनी नहीं थी कि जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था, जिस तरीके से उत्पादन हो रहा था, वो सबको वहाँ खपा लिया जाए। तो इसलिए बढ़ते हुए बाज़ार की सख्त ज़रूरत को ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति ने बहुत बखूबी पूरा किया। विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य एक बहुत अहम कारण था इस प्रश्न का ब्रिटेन ही क्यों। एक अन्य बिंदु कि ब्रिटेन में उद्योग तो खुलेंगे, ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल के लिए उपनिवेश भी हैं, लेकिन ब्रिटेन के पास क्या नहीं है, क्या नहीं हो सकता था। यदि ब्रिटेन के पास लोहा और कोयला नहीं होता तो वो अन्य उपनिवेशों से मंगवा सकता था, लेकिन मजदूर कहाँ से आते, कितना लेबर मंगाता। इन उद्योगों में उसे खपाने के लिए, उन उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे भारी संख्या में लेबर की ज़रूरत थी, मजदूर श्रम की ज़रूरत थी। और ये श्रम की पूर्ति कहाँ से हुई? कृषि क्रांति से। अर्थात इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का श्रेय काफ़ी कुछ औद्योगिक क्रांति के पूर्व हुई कृषि क्रांति को जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति से पहले हुई कृषि क्रांति को जाता है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति इतने विस्तृत तरीके से हुई, औद्योगिक क्रांति इतनी प्रभावशाली रही, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही, इसीलिए वहाँ हुई कृषि क्रांति को लोग भूल जाते हैं।
कृषि क्रांति की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता, पर वास्तव में एक बहुत बड़ी क्रांति थी कि इतनी भारी संख्या में मजदूरों का जो गांवों से पलायन हुआ शहरों की ओर, जिसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है, ये पलायन उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए उनको श्रम मिल गया, सस्ता श्रम, मुँह मांगी कीमत पे श्रम मिल गया। ये भूमिहीन लोग थे और इसलिए किसी भी कीमत पर ये लोग काम करने को तैयार थे। इसके साथ जनसंख्या की भी वृद्धि का जिक्र मैंने पूर्व में किया है। और अंत में इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड में लोहा और कोयला इसका प्रमुख भंडार था। भंडार ही नहीं था, इसके बारे में फिर हम आगे देखेंगे। ये ऐसे भंडार थे कि लोहा और कोयला लगभग पास पास पाए जाते थे, इनकी खदानें पास पास थीं, तो बहुत दूर से कोयले की ढुलाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इंग्लैंड वैसे भी स्वयं में एक तुलनात्मक दृष्टि से छोटा देश है, उस पर भी ऐसा देखा गया कि जहाँ जहाँ लोहे की खदानें थीं उसी के आसपास ही कोयले की भी खदानें मिली, तो रॉ मटेरियल लोहे को गर्म करने के लिए जो चाहिए होता है वो बहुत निकट दूरी पर उपलब्ध था। इस उपलब्धता के साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। पास पास होना वो तो ठीक है, लेकिन इतनी मात्रा में होना कि वो औद्योगिक क्रांति के दौरान स्थापित हुए सारे उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में ही क्यों या ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों, इसका काफ़ी कुछ उत्तर आपको मिल गया होगा। एक अंतिम बिंदु जिस पर हम जाएं वो है कि यूरोपीय शहरों के क्षेत्रफल और जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। लंदन की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु ऋण का वहाँ पर्याप्त प्रावधान था, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा सर्वप्रथम देश था जहाँ पर आधुनिक तरीके की बैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ हुई और इस बैंकिंग व्यवस्था के बलबूते पर ऋण लेना देना सरल हो गया। इसी में आप इस नक्शे में देखिए कि इंग्लैंड का जो व्यापार था वो किस तरह का था। आप इसमें पाएंगे कि इंग्लैंड व्यापार का केंद्र था, त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र। वो त्रिकोणीय कैसे हुआ? इंग्लैंड, उसके बाद अफ्रीका और फिर वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ जो अमेरिका से लगा हुआ है, तो इस प्रकार एक त्रिकोण बनता है और उसका केंद्र हो जाता है इंग्लैंड। इस त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र होना भी एक कारण बना इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने का। औद्योगिक क्रांति के कारण और उसके विस्तार के कारण, उसके तहत ये बातें हो रही हैं, वहाँ पर त्रिकोणीय व्यापार हुआ और त्रिकोणीय व्यापार में भी देखा गया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रारंभ हुईं, जिन्होंने उद्योगों में धन लगाना शुरू किया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देना शुरू किया, वे कंपनियां अपने मुख्यालय इंग्लैंड में खोलने लगी। तो इस प्रकार कैसे एक घटना या कैसी एक चीज़, एक बात कई अन्य चीज़ों को जन्म देती है और उसका कारण बनती है। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आ गई वहाँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने के बाद बैंकिंग सिस्टम आने से कार्य और सरल हो गया। जल मार्ग का जिक्र मैंने किया है कि जल मार्ग से तो बड़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, इस नक्शे में आप देखिए व्यापारिक जल मार्ग कैसे अफ्रीका से होते हुए पूरा भारत तक आता है, दूसरी ओर अमेरिका तक जाता है और इस प्रकार ये पूरे दोनों पूरब और पश्चिम को इंग्लैंड जल मार्गों से एक तरीके से कवर करता है। और ये जल मार्ग जो थे ये सस्ते जल मार्ग थे। सस्ते जल मार्ग, जहाज़ों पर प्रभुत्व, इनके जो जहाज भी थे ये तुलनात्मक दृष्टि से मजबूत थे लेकिन साथ ही सस्ते थे। इंग्लैंड की जल मार्ग की सुविधा, भौगोलिक स्थिति, उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति,
इस मजबूत वित्तीय स्थिति को और मजबूत करता हुआ था एक बैंक, जिसे नाम दिया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक ऐसी एपेक्स बॉडी थी जो सभी तरह के विनिमय को नियंत्रित करती थी, सभी तरह के नियमों पर एक तरीके से कंट्रोल रखती थी, उसकी वॉचडॉग थी। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हुई। इंग्लैंड ही वह देश था जहां पे नए नए परिवहन तंत्र भी उपलब्ध हुए। परिवहन तंत्रों से तात्पर्य है कि जल मार्ग से जाने आने के लिए जो विभिन्न तरीके के दिशा सूचक यंत्र वगैरह होते हैं, वे वहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में ईजाद हुए। और उसके साथ ही उन तंत्रों में जल मार्ग के अलावा रेल मार्ग का निर्माण ये बड़ी मात्रा में इंग्लैंड में हुआ। और इसके लिए निश्चित रूप से आप सहमत होंगे कि भाप का आविष्कार, भाप की खोज, भाप के ताकत की खोज ने बहुत अहम भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी में आविष्कारों की भरमार लग गई, बहुत सारे आविष्कार हुए और इन आविष्कारों के बारे में हम एक एक करके थोड़ा आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना केवल जान लें कि इन सब आविष्कारों का परिणाम क्या हुआ कि लौह उद्योग का रूपांतरण हुआ। लौह उद्योग समय के साथ साथ और मजबूत होता गया। नए नए आविष्कारों के साथ साथ लौह उद्योग में तेजी आई। कपास की कताई और बुनाई में भी प्रभाव पड़ा। भाप की शक्ति के कारण रेलवे सामने आया और रेल मार्ग की शुरुआत बड़े स्तर पर हुई। तो निष्कर्ष ये है कि आविष्कार जो हुए, इन्होंने इस औद्योगिक क्रांति को स्थायी करने में, इसे एक क्रांतिकारी रूप देने में, इसकी गति को तीव्र करने में, उद्योगों की स्थापना को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। रेल मार्ग के निर्माण के साथ साथ नहरों का निर्माण बड़ी भारी मात्रा में हुआ। इन नहरों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पर आप ये जान लें कि ब्रिटेन में ही क्यों, इसका उत्तर आपको त्वरित गति से यहाँ मिल गया है। अब हम आते हैं अपने अगले भाग पर, यानी चौथे भाग पर, इस अध्याय के चौथे भाग पर, जो बिल्कुल नया बिंदु रहेगा। ब्रिटेन में क्यों हमारा अंतिम विषय था अध्ययन का। और अब हम आते हैं कि अध्ययन के कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं पर, जिसमें कोयला और लोहा, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। इंग्लैंड में लौह अयस्क और कोयले की तो बहुत उपलब्धता थी, उसके साथ ही सीसा, तांबा, रांगा, जो अत्यावश्यक हैं मशीनरी के लिए, वे भी बड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। इस्तेमाल योग्य जो लोहा था, दुर्भाग्य से वो थोड़ा कम था और पुरानी तकनीक का उपयोग होता था। मैं पुनः दोहरा दूं, इस्तेमाल योग्य लोहा, वैसे तो लोहा बहुत प्रचुर मात्रा में था। एक और मैंने कहा है, लोहे की खदानें बहुत सारी थीं, लेकिन उपयोग हेतु जो लोहा लगता है उसकी मात्रा थोड़ी कम थी और तकनीक भी पुरानी थी। यहाँ पर एक बिंदु ख्याल रखना है कि जो कोयला हुआ करता था वो काठ का, लकड़ी का कोयला उपयोग करते थे। और लकड़ी के कोयले की कुछ दिक्कतें हैं। लकड़ी के कोयले की दिक्कतों की यदि बात करें तो उनका उपयोग सीमित रहता है और उसकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। बड़ी जल्दी ये खप जाता है, एक सीमा से ज़्यादा वो तापमान दे नहीं पाता, इसलिए बड़े बड़े लोहे के जो सामान थे उनको वो गला नहीं पाता था। खदान थे, लोहा था, कोयला था। खदान लोहे और कोयले की पास पास थी। लोहा था लेकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं था, कोयला था लेकिन वो भी ज़्यादा उपयोगी नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाना है, यानी तीव्र परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
उद्योग बढ़ पनप रहे थे, पर पुरानी तकनीक चल रही थी, पुरानी वैज्ञानिक पद्धति उसमें अपनाई जा रही थी। इसलिए आउटपुट या प्रोडक्शन, उत्पादन उतना नहीं था कि बहुत भारी मात्रा में मुनाफा कमाया जाए, इतना मुनाफा जिसे हम क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देख सकें। यहीं पर एक परिवार, इंग्लैंड का एक परिवार बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है औद्योगिक क्रांति में। वह परिवार कहलाता है डर्बी परिवार। उसका नाम था डर्बी, सरनेम क्या था? डर्बी परिवार। और ये डर्बी परिवार की यदि हम बात करते हैं तो उसमें ग्रैंडफादर, फादर और सन, यानी दादा, पिता और उनका बेटा, ये परिवार औद्योगिक क्रांति में लोहे को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। क्रांतिकारी लौह तकनीक ईजाद करता है, क्रांतिकारी लौह तकनीक का आविष्कार करता है, और इस प्रकार डर्बी परिवार और औद्योगिक क्रांति एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में लोहा बहुत अहम तत्व है। लोहे की खोज, लोहे का उत्पादन, लोहे का उपयोग, ये औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मशीनें उसी से बनती हैं। लोहे की मजबूती उसके लिए अत्यावश्यक है। उस लोहे को मजबूती देना, इसकी तकनीक इस डर्बी परिवार ने की। इसमें सबसे पहले जो डर्बी थे, जिनका मैंने कहा है दादा, प्रथम डर्बी इनको कहा जाता है। और 1709 में प्रथम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। किस चीज़ का आविष्कार किया? धमन भट्टी। धमन भट्टी क्या होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा तापमान देकर लोहे को पिघलाया जाए, मजबूत से मजबूत लोहे को पिघला दिया जाए, वो धमन भट्टी। और ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि प्रथम डर्बी ने धमन भट्टी के आविष्कार के करते हुए कोक कोयले का उपयोग किया। कोक एक अलग तरह का कोयला होता है। मैंने आपको बताया था कि काठ का कोयला, लकड़ी का कोयला भारी मात्रा में उपयोग किया जाता था, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं। वो एक सीमा से ज़्यादा तापमान नहीं दे सकता था, गर्मी नहीं दे सकता था, ऊष्मा नहीं दे सकता था, वो बड़ी जल्दी खप जाता था, ज़्यादा समय तक गर्मी नहीं दे सकता था, ज़्यादा तापमान भी नहीं दे सकता था, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं ज़्यादा समय तक गर्मी भी नहीं दे सकता था। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले जो अच्छे लोहे थे, उनका निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था। और प्रथम डर्बी को श्रेय इसी बात का जाता है कि उन्होंने ऐसा आविष्कार किया, ऐसी तकनीक धमन भट्टी और कोक के उपयोग के माध्यम से ऐसी तकनीक ईजाद की कि अब उच्च गुणवत्ता युक्त लोहे की प्राप्ति संभव हो सकी। ठीक, ये तो हुआ पहला चरण, या डर्बी परिवार के दादाजी का योगदान। अब दूसरे जो सज्जन थे, द्वितीय डर्बी, इन्होंने ढलवा लोहा, जिसे पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन को पिटवा लोहे में बदलने में काफ़ी अच्छी तकनीक का एक विकास किया। मैं पुनः दोहरा दूं, ढलवा लोहा जिसे कहते हैं पिग आयरन, जो पिग आयरन सामान्यतया जो पाया जाता है वो पिग आयरन रहता है, उसे पिटवा लोहे में बदलने की तकनीक का विकास, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। और ये पिटवा लोहा पिग आयरन से बनता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस तकनीक का विकास करने का श्रेय द्वितीय डर्बी को जाता है, जो पिता थे, यानी मध्य में थे, तीनों दादा, पिता और बेटे में मध्य में। अब तृतीय डर्बी जो थे, उसने क्या किया? तृतीय डर्बी ने लोहे के पुल का निर्माण किया, लोहे का पहला पुल बनाया। और लोहे का पहला पुल बनाते हुए उसने साबित कर दिया
कि उन परिवार के द्वारा ईजाद की गई तकनीक लोहे को इतना मजबूत बना देती है कि एक पुल उससे बनाया जा सकता है जो आवागमन के लिए बहुत सहूलियत होगा। और यहीं से शुरू होता है पुलों के निर्माण का लंबा चौड़ा कार्यक्रम, चाहे वो रोड सड़क मार्ग के लिए हो, चाहे रेल मार्ग के लिए। रास्ते में इतनी सारी जो बाधाएं थी, पहाड़ी, नदियां, और इनके कारण ये पहाड़ी, ये नदियों, ये आवागमन को, छोटा आवागमन को सरल सुगम बनाने में लोहे के पुल का निर्माण एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। कल्पना करिए, आप सड़क बना रहे हैं और सामने नाला है, पुल है, नदी है, पहाड़ियां हैं, घुमावदार रास्ते बनाने की ज़रूरत है। ये सब कैसे संभव होगा? और यदि घुमावदार रास्ते बनाते गए नदी से बचने के लिए, तो नदी कहाँ समाप्त होगी जिसको पार करके आगे की सड़क बनाई जा सके, आगे की रेल पटरी बनाई जा सके? तो यहाँ पर लोहे के पुल बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। विश्व का पहला लोहे का पुल का निर्माण कोलुबडेल, जगह का नाम है, कोलुबडेल में सेवर्न नदी पर बनाया गया। कोलब्रुकडेल, इनफैक्ट पूरा नाम है कोलब्रुकडेल में सेवर्न नदी पर डर्बी परिवार के तीसरे जनरेशन ने पहला लोहे का पुल बनाया। और इस प्रकार बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लोहे की मजबूत को साबित करता हुआ और आवागमन को बहुत सुगम बनाता हुआ। लोहे की ही और बातें करें तो हेनरी कोर्ट ने एक धमन भट्टी बनाई थी डर्बी परिवार के पहले सज्जन ने। यहाँ पर हेनरी कोर्ट ने एक अलग भट्टी बनाई जिसे आलोडन भट्टी कहते हैं। आलोडन भट्टी और बेलन मिल, इसका आविष्कार किया। ये तकनीकी शब्द है जिसका संबंध लोहे की मजबूती के लिए है। तो ये बेलन मिल और आलोडन भट्टी के आविष्कार ने अनेक लौह उत्पादन बनाना संभव कर दिया। अनेक तरीके के लोहे के उत्पादन हो, केवल लोहे की छड़ ही नहीं, लोहे को हमें कई रूप में उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सिलेंड्रिकल रूप में हो, चाहे वह एक प्लेट के रूप में हो, चाहे एक मोटी धातु के रूप में हो। अब बहुत सारे उसको रूपों की ज़रूरत पड़ती है। इसको विभिन्न रूप देने में बेलन पट्टी और उसके अलावा बेलन मिल और आलोडन भट्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। विभिन्न तरीके के लोहे के उत्पादन, लोहे से बने हुए उत्पाद संभव होगा। विभिन्न तरीके से बने हुए लोहे के उत्पाद अब संभव होगा। अगला जो नाम आता है लोहे के नाम से वो है जॉन विल्किंसन का। जॉन विल्किंसन हेनरी कोर्ट के आविष्कार के बाद, हेनरी कोर्ट की खोज के बाद, आविष्कार के बाद एक कदम और आगे बढ़ता है और वह लोहे की कुर्सियां बनाता है, लोहे की मदद से नालियां बनाता है, लोहे की टंकियां बनाता है और तो और लोहे के पाइप बनाता है। अब सोचिए, चलिए हम एक ही उदाहरण लेते हैं, लोहे के पाइप। लोहे के पाइप की क्या महत्ता रही होगी? औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हुए हम लोहे के पाइप को क्यों एक क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं? इसलिए कि लोहे के पाइप, लंबे लंबे पाइप लंबी दूरी तक डाले जाने लगे, नदियों तक। वहाँ से नदी का पानी उस पाइप के माध्यम से अब लाना संभव हो गया। लोहे के पाइप का जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोहे के पाइप अब कहीं भी उसका उपयोग अब बहुत कम होता है, लेकिन उस समय ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। अब ये संभव हो गया कि नदियों से, नहरों से, जो नहरों की संख्या बहुत बड़ी की गई, बड़ी भारी मात्रा में नहरें बनाई गई, उन नहरों से लोहे के पाइप के माध्यम से खेतों को पानी और घरों को पानी पहुंचाना संभव हो गया।
ऐसे ही नालियाँ जो स्वच्छता का परिचायक हैं, जो इस बात को संभव कर दी कि उस कॉलोनी के, उस शहर के, उस गांव के लोग साफ़ सफाई के साथ रहें। लोहे की नालियाँ, क्योंकि मिट्टी की नालियाँ बनती थीं तो वो मिट्टी उसमें ढहती चली जाती थी, नाली बेशेप हो जाती थी और नाली ध्वस्त भी हो जाती थी। लेकिन लोहे की नालियाँ एक स्थायी थी, परमानेंट थी। पानी की टंकियाँ बनाई गई। तो इस प्रकार जॉन विल्किंसन के द्वारा किए गए लोहे के विभिन्न उपयोग और लोहे की कुर्सियाँ, आज आपको लगता होगा कि आज तो लोहे की कुर्सियों का उपयोग कोई नहीं करता, बड़ी भारी होती हैं, बहुत आवाज़ करती हैं, वज़न बहुत होता है। तो इसने क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाया होगा। पर कल्पना करिए उस ज़माने में लकड़ी की कुर्सियाँ बनती थीं तो कितनी बनती थीं। लकड़ी की जब बनती थी और हाथ से जब बढ़ई बनाता था तो उसकी गति बहुत कम होती थी। अब यहाँ लोहे की कुर्सियाँ बनने लगीं और ऐसी कुर्सियाँ जिन्हें अब आराम से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। तो इस प्रकार लोहे की कुर्सियाँ का विस्तार हुआ। लौह खनिज तथा कोयला खनिज क्षेत्रों का आसपास होना, ये तो स्वयं में इंग्लैंड के लिए एक वरदान था, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। आप नक्शे में देखेंगे लौह खदानें इंग्लैंड में कहाँ कहाँ हैं। उन शहरों को यहाँ देखिए, पूरे इंग्लैंड में फैले हुए हैं। विशेष रूप से उत्तरी इंग्लैंड में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में खदानें हैं। और वैसे ही लोहे की खदानों के अलावा कोयले की खदानें आप देखिए, ये भी सब पूरा फैला हुआ है। और आज भी जो बहुत सारे शहर हैं, चाहे वो डर्बीशायर हो, यॉर्कशायर हो, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, लिवरपूल, ऐसे जितने भी शहर हैं, ये सब उसी औद्योगिक क्रांति की देन है। इन शहरों का अस्तित्व भले ही पूर्व में रहा होगा, कई शहरों का, लेकिन ये शहर अपने आधुनिक रूप में इसी काल में आए जब इनके आसपास स्थिर खदानें और इनके आसपास स्थित बंदरगाहों का उपयोग औद्योगिकरण के लिए और व्यापार के लिए व्यापक रूप से किया जाने लगा।